तो गाइज अब हम लोग आते हैं अपने आज के टॉपिक पे विच इज सेशन 3, स्टोर एंड नॉन स्टोर रिटेलिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टोर और नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होता है। एक रिटेलिंग इस टाइप की होती है जहां हमारे पास स्टोर होता है, और एक रिटेलिंग इस टाइप की होती है जहां हमारे पास स्टोर नहीं होता है। ठीक है, कोई फिजिकल पर्टिकुलर स्पेस नहीं होता जहां पे एक ओनर बैठा हो अपने सामान को लेके, अपने गुड्स एंड सर्विसेज को लेके, जहाँ पे वो उसको एंड कंज्यूमर तक पहुंचा रहा हो। बेसिकली ये वाली बात है। इंडिया में वैरायटी ऑफ रिटेल स्टोर्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पे जो एक बंदा बैठा होता है कि भाई एक बंदा है ना, लोग बैठे हुए हैं कि आपको एंड कंज्यूमर को सामान देना है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स की सर्विसेज उनको पहुंचानी है, उनको डिलीवर करनी है। रिटेलिंग जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है स्टोर रिटेलिंग एंड एक होती है नॉन स्टोर रिटेलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि स्टोर रिटेलिंग क्या होता है। सो इसको एक बार पढ़ते हैं। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम अ फिजिकल प्लेस और स्टोर, इट इज कॉल्ड स्टोर रिटेलिंग। जब कोई गुड्स या फिर सर्विसेज जो होती हैं, जैसे वस्तुएं, कोई गुड्स मतलब कोई भी सामान, बिस्किट है ना, बिस्किट हो गया, कॉपी हो गया, पेन हो गया, जो भी चीजें होती हैं, सर्विसेज हो गई, अगर एक ये फिजिकल प्लेस या फिजिकल स्टोर, जैसे कि आपको स्टोर अपने आसपास दिखाई देते हैं, अगर इस तरीके से कोई चीज किसी कंज्यूमर तक पहुंच रही है तो उन स्टोर्स को, उन प्रोसेस को बोलते हैं स्टोर रिटेलिंग हो रही है। ये बंदा अपने स्टोर पर बैठा हुआ है और एंड कंज्यूमर तक सामान पहुंचा रहा है। ठीक है, द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोर रिटेलिंग इज ओनरशिप एंड मर्चेंडाइज ऑफर्ड। ये जो बेसिस होता है जहां से हम स्टोर रिटेलिंग को क्लासिफाई करते हैं कि स्टोर, एक तो दो तरीके की रिटेलिंग हो गई, एक तो गई स्टोर रिटेलिंग और दूसरी हो गई हमारी नॉन स्टोर रिटेलिंग। बट स्टोर जो रिटेलिंग होती है उसके अंदर भी कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। इसको हम किसके बेसिस पर देखते हैं? हम देखते हैं कि भाई कौन सी, किसकी ओनरशिप हो रही है, कौन कौन इसके ओनर है, और मर्चेंडाइज किस तरीके की ऑफर की जा रही है, किस तरीके की सर्विसेज प्रोडक्ट्स आपको ऑफर किए जा रहे हैं, कैसा माहौल है वहाँ का। इसके बेसिस पर भी हम स्टोर रिटेलिंग को डिवाइड करते हैं, उसको क्लासीफाई करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप की बात करें तो इंडिपेंडेंट रिटेलर होते हैं हमारे पास। इंडिपेंडेंट रिटेलर क्या होता है? अ पर्सन who owns or operates with family members or assistants। एक ऐसा पर्सन जो कि अपनी फैमिली के संग बिजनेस करता हो, जैसे कि हमारी घर के आसपास दुकानें होती हैं, उसमें फैमिली में से कोई भी जाके बैठ जाता है दुकान पर, है ना, कोई भी असिस्ट कर देता है। या फिर अगर कोई फैमिली में नहीं है, अगर किसी बंदे ने कहीं दूर जाके दुकान लगाई है तो वो एक हेल्पर अपने साथ रख लेते हैं, और पर उसका जो मालिक होता है वो एक ही होता है। मतलब इंडिपेंडेंट रिटेलिंग हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उस दुकान के मालिक होते हैं। ही शी हैज़ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर। अब जो भी कंज्यूमर आता है ना, उसके साथ इन लोगों का एकदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है, जो भी रिटेलर होता है। फॉर एग्जाम्पल द लोकल बनिया, आपके घरों के आसपास कोई लाला, बनिया, ऐसे ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें होती होंगी। किराना स्टोर के ओनर जो होते हैं, पान वाला, इस तरीके से। ही शी डिसाइड्स द रिटेल स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन द स्टोर लोकेशन एंड प्रोडक्ट मिक्स। अब यहाँ पर जो बंदा होता है, जिसकी दुकान होती है, वही देखता है भाई कि मेरे आसपास का माहौल कैसा है, लोकेशन कैसी है। अब मान लो आप एक बहुत ही छोटी सी जगह पे दुकान खोलकर बैठे हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं यहाँ पर एसी रख लूँ, कूलर रख लूँ, मतलब स्लम्स एरिया में, मतलब आपने दुकान खोली है और आप बहुत बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रख रहे हो, बहुत महंगी महंगी चीजें रख रहे हो, तो वो चीज वहां पर आपकी बिक नहीं पाएंगी, तो ये एक लॉस हो गया। इसीलिए जो भी रिटेलर होते हैं अपनी लोकेशन को देखते हैं और उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को रखते हैं, और अपनी रिटेल की जो स्ट्रैटेजी होने वाली है, किस तरीके से हम सामान बेचेंगे, इस सबको इंडिपेंडेंट रिटेलर खुद बनाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जैसे ये अंकल आपको दिख रहे हैं, इनके पास कुछ वेजिटेबल्स हैं, तो ये एक अकेले ही ओनर है, इंडिपेंडेंट रिटेलर है। अब ये खुद ही अपना माल लाते हैं, खुद ही इसको लगाते हैं, खुद ही रखते हैं, बेचते हैं, अपना पैसा कमाते हैं और जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई बहुत सारे लोग हैं जो कि मालिकाना हक है जिनका इनके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब ये अपने आप में ही अपने मालिक हैं। दूसरी हो गई हमारे पास चेन रिटेलर या फिर कॉर्पोरेट रिटेल चेन जो होती है। इसको एक बार पढ़ते हैं। When a significant number of outlets are operated by a single owner, जब एक ही सिंगल ओनर की अलग अलग जगह पे अपनी अपनी आउटलेट होती हैं, अलग अलग जगहों पर, इट इज कॉल्ड रिटेल चेन। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल जो आपको दे रखा है उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे बता रखा है रिलायंस, तो रिलायंस के अलग अलग अगर जगह आप जाओगे तो आपको शोरूम या जो भी चीज़ें हैं, दुकानें हैं बड़ी बड़ी, ये आपको दिख जाएंगी। तो इन
दुकानों का, जैसे कि हर रिलायंस में जाओगे तो आपको ऑलमोस्ट चीजें जो है वो सेम सेम सी लगेंगी कि चेन रिटेलर्स आर ऑफर्ड द सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, स्टोर एनवायरनमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। जो चेन रिटेलर्स होते हैं वो कुछ सेम टाइम के प्रोडक्ट्स रखते हैं अपने आसपास, है ना, जो भी जितने भी उनके स्टोर होते हैं वहां पे हमको सेम टाइप के प्रोडक्ट दिख रहे होते हैं। स्टोर के एनवायरनमेंट या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लुक्स हैं स्टोर के, वो भी कुछ कुछ से जो सेम ही रहता है, ऐसी चीजें भी। तो रिलायंस हो गया, बाटा हो गया, एरो, लुइस फिलिप, फूड वर्ल्ड, ये सारी चीजें एक ये सब ना हमारे कॉरपोरेट रिटेलर हैं, जिसमें ये लोग इनकी अलग अलग जगह पे इनके आउटलेट होते हैं, सेम टाइप के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, सेम इनकी एनवायरनमेंट रहती है, सेम स्ट्रैटेजी होती है। तो ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। नेक्स्ट चलते हैं अपना फ्रेंचाइजिंग पे आते हैं। A franchise is a legal contract between a company franchisor and the store owner franchisee। यहाँ तक मैं अगर आपको बताऊं तो देखो ये क्या बता रहे हैं, फ्रेंचाइजिंग क्या होता है कि एक बड़ी कंपनी होती है, फ्रेंचाइज का मतलब होता है एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट। उसमें क्या होता है, एक बड़ी कंपनी होती है जिसका पहले से नाम एस्टेब्लिश्ड है मार्केट में, मतलब वो पहले से काम कर रही है, खूब बड़ी कंपनी है, ठीक है। बट ये है कि वो छोटे छोटे जगह, हर जगह जाके अपना, वो एक बंदा तो काम कर नहीं सकता है ना। तो उस कंपनी के नाम पर ही कोई छोटा बंदा, कोई छोटा रिटेलर अपने इलाके में, अपनी लोकेशन पे मतलब काम करना चाहता है। जैसे कि ये वही बात हो गई है भाई कि जो, और यहाँ पर जो इंसान है ना वो बड़े ओनर से एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसके साथ, और उसकी परमिशन लेगा कि आपके इस एस्टेब्लिश नाम के साथ क्या हम अपने इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो अगर उसको वो फ्रेंचाइजी मिल जाती है तभी आप वो काम कर सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर, ऐसे यहाँ पे आपको बता रखे हैं, मैकडोनाल्ड हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, और वो स्टारबक्स होता है, और ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, ये क्या होता है, ये कोई एक अकेला जो ओनर था वही नहीं हर जगह आता है काम करने के लिए, है ना। ये लोग अपने फ्रेंचाइज दे देते हैं कि भाई हमने आपको अपनी फ्रेंचाइजी दे दो, और आप हमारे स्टोर का, हमारे इस ब्रांड का नाम ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप अपने भी स्टोर का नाम यही रखो और उसी ब्रांड का सामान बेचो और हमारे ये ब्रांड को प्रमोट करो और आप भी प्रॉफिट कमाओ। मैकडोनाल्ड का अगर स्टोर आपके घर के पास खुलता है तो इससे मैकडोनाल्ड का नाम भी बढ़ता है, और जो इंसान, जो ओनर उस फ्रेंचाइजी में काम कर रहा है या अपने हेल्पर से काम करवा रहा है, उसको भी प्रॉफिट होगा। तो दोनों पार्टीज को इसमें प्रॉफिट रहता है। तो इसी चीज को हम लोग बोलते हैं फ्रेंचाइजिंग। और ये जो बड़ा एस्टेब्लिश नेम होता है, इसका छोटा जो स्टोर ओनर होता है, ये दोनों मिलकर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, जहाँ पे एक दूसरे की शर्तों को मानते हैं वगैरह वगैरह। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक इस तरीके का रिटेल स्टोर होता है जो मेंबर कस्टमर ही बनाते हैं, मतलब कस्टमर का ही एक रिटेल स्टोर होता है। अब कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें, मतलब अपने आसपास की चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही, मतलब उनको जो स्टोर है, रिटेल है, उसका सिस्टम बढ़िया नहीं लगता होगा, है ना, या फिर वो समझ में नहीं आ रहा उनको। तो क्या करेंगे, उनको डिससेटिस्फैक्शन होता है कि आजकल अच्छी चीज़ें नहीं मिल रही, ये है वो है। तो अपने नीड्स के हिसाब से, जो कि मार्केट में ऑलरेडी पूरी नहीं हो रही हैं, वो अपनी ही अलग अलग स्टोर्स बना लेते हैं, जिसको बोला जाता है कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर। जैसे कि आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा एक अपना बाजार इन मुंबई। अपना बाजार में मतलब जो लोग हैं, जो डिससेटिस्फाइड कस्टमर है, जिनको अपने आसपास के रिटेल स्टोर पे कुछ अच्छा नहीं मिलता, तो इन्होंने अपना ही बाजार खोल लिया है और ये लोग अपने हिसाब से, अपने नीड्स के हिसाब से वहां पर काम करते हैं। नेक्स्ट, अभी जो हमने स्टोर रिटेलिंग को पढ़ा था, वो पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, कि भाई ओनरशिप कौन सी होती है। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको फिर से बताऊंगी कि यहाँ पे हमको 4 टाइप की चीजें पढ़ाई गई थी। सबसे पहला होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट रिटेलर, जहाँ पे एक पर्टिकुलर बंदा, उसका मालिक होता है, चीजों को हैंडल करता है, ठीक है। दूसरा होता है चेन रिटेलर। चेन रिटेलर में क्या होता है, एक ही सिंगल ओनर होता है, बट जगह जगह उसके आउटलेट्स लगे होते हैं और उन आउटलेट्स में सेम टाइप के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, सेम टाइप का एनवायरनमेंट रहता है, सेल्स प्रमोशन सेम सेम रहती है। तीसरा आ जाते हैं फ्रेंचाइजिंग पे, जहाँ पे एक बड़ी कंपनी एक छोटे स्टोर ओनर के साथ मिलकर एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ये दोनों, और जो छोटा स्टोर ओनर है वो बड़ी एस्टेब्लिश ब्रांड के अंदर अपना काम कर सकता है और अपने बिजनेस को रन कर सकता है। नेक्स्ट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। कंज्यूमर कोऑपरेटिव एक रिटेल स्टोर होते हैं जो कि मेंबर कस्टमर ही चलाते हैं, और ये लोग वो होते हैं जो कि अपने आसपास के रिटेलिंग के सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं है। तो आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने कि अपना बाजार इन मुंबई जो है, ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर का ही एक एग्जाम्पल है। और अब आएंगे हम अपने मर्चेंडाइज ऑफर्ड वाले टॉपिक पे कि भाई अब कुछ स्टोर्स ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग टाइप के मर्चेंडाइज ऑफर करते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे।
तो गाइज अब हम लोग आएंगे बेस्ड ऑन मर्चेंडाइज ऑफर्ड, मतलब अब हम उन स्टोर्स की बात करेंगे जो कि मर्चेंडाइज के हिसाब से कि मतलब किस तरीके का उनका इन्वायरमेंट रहता है, किस तरीके की वो चीज़ें हमको ऑफर करते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग स्टोर्स को समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर है हमारे पास कन्वीनियंस स्टोर। तो ये क्या होता है, ये स्मॉल साइज स्टोर्स होते हैं जो आपके रेजिडेंशियल इलाकों में होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्टोर होते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग रह रहे हैं उसके आसपास होते हैं। They are open for long hours and offer a limited line of convenience products like eggs, bread, milk, vegetables, etc. मतलब ये जो स्टोर होते हैं ये लंबे आवर्स के लिए खुले रहते हैं, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई ये एक फिक्स टाइमिंग हो भी सकती है, बट कई बार वो लॉन्ग आवर्स के लिए खुले रह सकते हैं और वो एक लिमिटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि अंडे, ब्रेड, दूध, वेजिटेबल्स, कुछ इस तरीके के छोटे मोटे स्टोर्स को हम लोग कन्वीनियंस स्टोर्स कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने सुपर मार्केट्स पे। सुपर मार्केट्स क्या होते हैं, ये लार्ज रिटेलिंग स्टोर्स होते हैं जो कि एक बहुत ही ह्यूज वैरायटी में कंज्यूमर को सामान बेचते हैं। इनके यहाँ पे अगर आप किसी भी सुपरमार्केट में जाओगे तो आपको अलग एक ही चीज़ के बहुत ही वैरायटी ऑफ ब्रांड्स आपको दिख जाएंगे। जैसे एक ही बिस्किट है उसमें वहाँ पे आपको कम से कम मान के चलो 50 टाइप के अलग अलग टाइप तरीके के आपको बिस्किट मिल जाएंगे, कपड़ों के ब्रांड्स मिल जाएंगे और अलग अलग चीज़ें जो आपको बहुत ही वैरायटी की चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और बहुत ही बड़े होते हैं ये। आइटम्स ऑफ हाउस होल्ड यूज, ग्रॉसरी विद लो मार्जिनल गेन, बहुत ही कम मार्जिनल गेन होता है यहाँ पे क्योंकि बहुत ही हाई क्वालिटी के चीज़ों को ये लोग यहाँ पर रखते हैं। इट ऑपरेट्स ऑन अ सेल्फ सर्विस स्टाइल। सेल्फ सर्विस स्टाइल का मतलब आप खुद अपना ट्रॉली लो, सामान भरो और भाई अपना बिल बनवाओ और जाओ, बट हैज़ अ हाई टर्नओवर। बट क्योंकि जिस तरीके से लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ते जा रहा है, लोगों के पास पैसे आते हैं, तो हर कोई इंसान सुपरमार्केट जैसी चीज़ों में जाना चाहता है, ऐसी जगहों पे जाते हैं कि भाई एक ही साथ में हमको बहुत सारा अच्छा अच्छा सामान मिल जाए और थोड़ी डील्स भी मिल जाती हैं, है ना, थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है जो कि ऑफर चलते रहते हैं उसकी वजह से। इट ऑफर्स मिनिमम सर्विसेज एंड ऑपरेट्स ऑन द कैश एंड कैरी बेसिस। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ऐसा है कि बहुत ही मिनिमम सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको ये ट्रॉली दे देंगे, भाई आपको जो भी चाहिए ना आप खुद से सिलेक्ट करो। इसमें आपको कोई, जैसे कुछ लोग होते हैं, आप अपने छोटे मोटे स्टोर्स पे जाओगे तो बंदे वहाँ पे, अगर आप मान लो किसी की गारमेंट्स की शॉप पे गए तो वो आपको दिखाएगा कि भाई देखो ये देखो वो देखो ऐसा देखो वैसा देखो। बट अगर आप किसी सुपरमार्केट में जाओगे तो वह आपको शो नहीं करते हैं कुछ भी, चीज़ें वहाँ पर टंगी हुई हैं, रखी हुई हैं, आपको जो पसंद आ रहा है वो आप खुद से देखो। तो मिनिमम सर्विसेज सुपरमार्केट्स देते हैं और कैश एंड कैरी बेसिस पे ये चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, पैसे दो और ले जाओ। जैसे कि आपको यहाँ पे अपने आसपास कन्वीनियंस स्टोर्स दिख जाएंगे, कुछ इस तरीके के होते हैं कन्वीनियंस स्टोर्स। अब यहाँ पर हमको आपको सुपरमार्केट दिख जाएंगे, सुपरमार्केट में एक ही जैसे चीज़ों के बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे कपड़े हो गए, यहाँ पे शूज़ हो गए, तो बहुत अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे वैरायटी ऑफ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। हाइपर मार्केट की अगर बात करें तो हाइपर मार्केट क्या होता है, हाइपर मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सुपर मार्केट है बेसिकली ये, कि वहाँ पे आपको सुपर मार्केट जैसी सुविधाएं भी मिल जाएंगी और एक जनरल मर्चेंडाइज स्टोर की सुविधाएं भी वो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। मतलब वैरायटी ऑफ सामान यहाँ पर भी होता है, जनरल आप देख भी सकते हो और आप सिंपली जो चीज़ें आप अपने कन्वीनियंस स्टोर में करते हो वो आप यहाँ पर भी कर सकते हो। और इसके बारे में हमें थोड़ा और भी बताया गया है, जैसे कि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको एक हाइपर मार्केट दिखाया गया है। तो इस तरीके के होते हैं हाइपर मार्केट। यहाँ पे आपको छोटा सामान भी मिल जाएगा, बड़ा सामान भी मिल जाएगा, छोटी ब्रांड का भी मिल जाएगा, बड़ी ब्रांड का भी मिल जाएगा, हर तरीके का सामान यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब आते हैं और इसके बारे में देखते हैं। इट इज़ अ वेरी लार्ज स्टोर, बहुत ही लार्ज स्टोर होता है, टिपिकली एट डेस्टिनेशन लोकेशन। दे आर डिजाइन टू अट्रैक्ट कस्टमर फ्रॉम अ सिग्निफिकेंटली लार्ज एरिया। जो होते हैं एक डेस्टिनेशन लोकेशन पे होते हैं ये, और एक बहुत ही ज़्यादा जो कस्टमर होते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए इनको लार्ज एरिया में बनाया जाता है विद देयर लो प्राइस ऑफर्स, यूनिक रेंज एंड अदर ऑफर्स। यहाँ पे लो प्राइस ऑफर्स होते हैं, अलग अलग रेंज होती है यहाँ पे कपड़ों की या फिर किसी भी चीज़ की जो भी आप शॉप करना चाहते हो। इट फॉलोज द सेल्फ सर्विस स्टाइल। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी वही सेल्फ सर्विस स्टाइल है। आप ट्रॉली लो, अपने आप से सामान चूज करो और बिल बनवाओ और ये सब चीज़ें आप यहाँ पर भी कर सकते हो। अब आ जाते हैं अपने स्पेशलिटी स्टोर्स पे। स्पेशलिटी स्टोर क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ ही स्पेसिफिक चीज़, एक नीश में जैसे काम करते हैं ना, उस तरीके से यहाँ पे काम किया हुआ है। अब जो स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं वो क्या, वो इस टाइप के
स्टोर्स होते हैं जैसे कि वन टाइप प्रोडक्ट्स रखते हैं वो, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखा दिया बैंगल्स हैं, मतलब लेडीज का जितना भी प्रोडक्ट होते हैं उसको यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है। और सिंगल लाइन ऑफ गुड, जैसे कि फर्नीचर ही रखते हैं, जैसे कुछ दुकानें होती हैं जो फर्नीचर ही रखती हैं, या ज्वेलरी होती है, हाउस होल्ड सामान ही होता है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, स्पोर्ट्स का सामान ही बिकता है, या फिर डोमेस्टिक अप्लायंसेस को छोटे मोटे चीज़। तो ऐसी बहुत से स्टोर्स आपने देखे होंगे, ज़्यादातर मेरे ख्याल से स्पेशलिटी स्टोर्स ही होते हैं घर के आसपास, तो जहाँ पे एक अलग से भाई कपड़ों की दुकान है, एक अलग से ग्रोसरी के सामान की दुकान है, एक अलग से अगर आपको मान लो कुछ आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई सामान चाहिए तो उसके लिए अलग से दुकान होती है, स्टेशनरी के सामान के लिए कोई अलग से दुकान होती है। अब आते हैं अपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे। तो यहाँ पर हमको क्या बताया हुआ है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स आर दो स्टोर्स ऑफरिंग अ वैरायटी ऑफ गुड्स अंडर अ सिंगल रूफ। मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर्स कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं जो कि आपको वैरायटी ऑफ गुड्स आपको दे सकते हैं, और यहाँ पर एक ही सिंगल रूफ में आपको अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। लोकेटेड इन सेंट्रल प्लेसेस और अ बिजी लोकेलिटी, बिजी लोकेलिटी में ज़्यादातर ये होते हैं आपको अलग अलग। यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर का मतलब है कि एक ही जगह पर आपको अलग अलग टाइप की चीज़ें मिल जाएंगी, जो ये बेसिकली स्पेशलिटी स्टोर का एकदम उल्टा माना जाना चाहिए। इट रिक्वायर्स कैपिटल टू मेंटेन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड यूज स्टॉक ऑफ गुड्स। यहाँ पे क्या चाहिए भाई, कैपिटल चाहिए। कैपिटल का क्या मतलब होता है, पैसा चाहिए अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को मेंटेन करने के लिए। जैसे कि मान लो कि आपका शूज़ का डिपार्टमेंट है, आप यहाँ पे हर टाइप के शूज़ सैंडल्स वगैरह रखते हो, तो उसको मेंटेन करने के लिए और गुड्स का जो स्टॉक है उसको रखने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल की ज़रूरत होती है, ताकि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को रख सको अपने अपने पूरे शॉप में, तभी वो डिपार्टमेंटल स्टोर बनेगा। द प्रॉफिट और लॉस इज कैलकुलेटेड ऑन द एंटायर स्टॉक। जितना प्रॉफिट और लॉस होता है वो एंटायर, जितना पूरा स्टॉक होता है उसके बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लो कि मेरा ये स्टोर है, यहाँ पे 4 डिपार्टमेंट है, मतलब मैं 4 अलग अलग तरीके की चीज़ें मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल बेचती हूँ, बट यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाएगा वो चारों की सेलिंग कितनी हुई है उस पर देखा जाता है। डिसेंट्रलाइज बाइंग होती है, जैसे कि मतलब अगर कोई चीज़ स्टोर में कम हो गई है तो वो यहाँ पर फिल कर दी जाएगी, यहाँ के लिए वो खरीद ली जाएगी। बट जब हम सेल कर रहे होते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, तो वो सारा सिस्टम जो होता है वो सेंट्रलाइज्ड रहता है। दे एस्टेब्लिश रेस्टोरेंट इनसाइड दी स्टोर्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड होम डिलीवरी सर्विसेज। अब डिपार्टमेंटल स्टोर में क्या होता है, वो लोग अंदर उसके रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं और यहाँ पे होम डिलीवरी सर्विसेज भी आपको मिल जाती हैं। आपके घर के पास भी आपने डिपार्टमेंटल स्टोर्स देखे होंगे जहाँ पे आपको हर तरीके का छोटा मोटा सामान जितना भी होता है वो सारा आपको वहाँ पर मिल सकता है। अब होते हैं कुछ कैटलॉग शोरूम्स। अब इसको देखते हैं। कैटलॉग रिटेलर्स क्या होते हैं, ये रिटेलर कुछ इस तरीके के होते हैं, मतलब एक बंदा दुकान पे बैठा है, मान लो वो एक फाइल लेके बैठा है, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना उसके शॉप में वो सबको उसने एक फाइल में मैनेज कर लिया है, उसके बारे में चीज़ें लिख ली हैं और वहाँ पे पूरा कैटलॉग बना दिया है। कैटलॉग जैसे आपको अपनी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं, मतलब ब्यूटी के प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे कैटलॉग, जिसमें कितना क्रीम, हैंड वॉश, फेस वॉश, सन क्रीम, फलाना फलाना जो भी ये चीज़ें सब आती हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगी। या फिर कुछ बॉटल्स हो गई, या फिर अब कुछ घर में कुछ अप्लायंसेस होते हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, कुछ फर्नीचर हो गया, तो इसका एक पूरा कैटलॉग है। कोई बंदा उसके शोरूम में आएगा, वो उसको सामान नहीं दिखाएंगे, उसको कैटलॉग दिखाएंगे कि देखो अगर आपको ये पसंद आ रहा है, इस चीज़ की ये बेनिफिट्स हैं, ये चीज़ के ये क्वालिटी है, ये फीचर्स हैं, तो वो जो बंदा होगा जो सामान खरीदने आया है ना, वो कैटलॉग देखेगा और उसके हिसाब से जो भी प्रोडक्ट होगा उसका एक पर्टिकुलर नंबर होता है, उसको देखकर वो बताता है कि भाई मुझे ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, और फिर वो लेके भी जा सकता है और होम डिलीवरी सर्विस भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो कैटलॉग रिटेलर हैं, वो अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे ज़्यादा वो लोग जो चीज़ें होती हैं हार्ड गुड्स में वो करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, हाउस वेयर हो गया, बड़ी बड़ी चीज़ें। मतलब अ कस्टमर विजिट्स द शोरूम एंड मेक्स हिज और हर चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। मतलब कस्टमर जो है वो भाई आपके दुकान में आ रहा है, आपके शोरूम में आ रहा है और अपनी जो चॉइस है आपको प्रोडक्ट की जो बता रहा है कैसे, जो भी कैटलॉग में, जो आपके कैटलॉग में किसी भी कोड नंबर होता है किसी भी आइटम का, उससे वो आपको बताता है भाई मेरे को ये वाला जो प्रोडक्ट है ये पसंद आया है, मुझको ये चाहिए। ठीक है, जैसे कि आप अपने पास में ये देख सकते हो, ये जो पिक्चर है ये आपको कैटलॉग शोरूम की दिखाई दे रही है। यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, बट ये जो भाई बंदा खरीदना है इसको चीज़ों के बारे में नहीं पता, तो जो मैडम बैठी है उनको बता रही हैं या फिर कुछ दिखाएंगी, है ना, तो उसको पता चलेगा कि भाई ये चीज़ किस लिए है, ये चीज़ किस लिए है। और उसके बाद वो कुछ नंबर होगा कैटलॉग पे, और नंबर देख के वो बता देंगे कि उनको कौन सा प्रोडक्ट चाहिए और कौन सा प्रोडक्ट नहीं चाहिए।
अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे वो थी स्टोर रिटेलिंग, जहाँ पर भाई आप एक स्टोर में जा रहे हो, आपको एक फिजिकल स्पेस दिखाई दे रहा है और वहां से जाके आप चीज़ों को खरीद रहे हो। अब जब हम बात करेंगे तो हमारे पास कोई फिजिकल स्पेस नहीं होगा, हम कहीं भी पर्टिकुलर जगह पर नहीं जाएंगे। नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होती है उस चीज को हम लोग समझेंगे। व्हेन द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड विदाउट अ फिजिकल स्पेस और स्टोर, इट इज कॉल्ड नॉन स्टोर रिटेलिंग। जब हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने के लिए कोई फिजिकल स्पेस नहीं होता तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं कि ये जो चीज है ये है नॉन स्टोर रिटेलिंग। नॉन स्टोर रिटेलिंग अडॉप्ट्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कंज्यूमर। द क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन स्टोर रिटेलिंग इज डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। अब ये जो नॉन स्टोर रिटेलिंग है ये क्या करती है, ये भी ना कंज्यूमर के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाती है। ठीक है, डायरेक्ट रिलेशनशिप बनाती है क्योंकि जो कंपनीज होती हैं वो सीधे आपको कहीं पे मिल जा रही है, भाई आप उससे जा रहे हो। अब क्योंकि बट अगर आप किसी स्टोर में जाते हो तो वो कहीं और से सामान लेकर आया, उसको देने वाला कहीं और से सामान लेकर आया, तो एक्चुअली में जिसने सामान बनाया, जिसने चीजें बनाई, आपका उसके संग कोई कनेक्ट नहीं रहता। अब ये जो क्लासिफिकेशन है इसका वो दो तरीके से होता है, उसको हम लोग देखते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट और एक होता है डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। दो तरीके से नॉन स्टोर रिटेलिंग को इन्होंने डिवाइड कर रखा है। डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट क्या होता है, देखो इसको देखो, ये है डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट अप्रोच। डायरेक्ट सेलिंग इज मेकिंग अ फेस टू फेस कॉन्टैक्ट विद द एंड कंज्यूमर। यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग का मतलब है कि भाई जो भी प्रोडक्ट को बेच रहा है उसकी फेस टू फेस बिल्कुल इंटरेक्शन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, होम अप्लायंसेज हैं, एजुकेशनल मटेरियल है, न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में आ रही हैं आजकल। दिस टाइप ऑफ रिटेलिंग फॉलोज द पार्टी प्लान और द मल्टी लेवल मार्केट। पार्टी प्लान और मल्टी लेवल मार्केटिंग आपने बहुत सुनी होगी। जो मल्टी लेवल मार्केटिंग का क्या मतलब होता है, वो लोग यही बताते हैं कि बीच में जो बंदा है ना, बीच में जो मिडिल मैन जो पैसे खा रहा है वो नहीं खाएगा, जो प्रोडक्टर है, जो बेसिकली जो प्रोड्यूस कर रहा है चीज़ों का, उससे डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है कंज्यूमर का, है ना। जैसे कि आपने कोई चीज़ 10 रुपए में बनाई तो इस ये वाला बंदा जो है वो 20 रुपए में खरीदेगा और इसको कितने का देगा, इसको देगा 30 रुपए में। बट अगर ये जो मिडिल मैन है ये बीच में से हट जाएगा तो क्या होगा, ये प्रोडक्ट कंज्यूमर को 20 रुपए में मिल जाएगा सीधे। तो ये होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग। कुछ इस तरीके से मतलब समझाते हैं वो लोग जो इसके बारे में बताते हैं। दे डिस्प्ले एंड डेमोन्स्ट्रेट ऑन इन्वाइटिंग टू अ पार्टी और कस्टमर्स एक्ट लाइक मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स अपॉइंटिंग टू देयर कस्टमर ऑन कमीशन बेसिस। और यहाँ पर आपको पता होगा यहाँ पर कुछ कमीशन वगैरह मिलते रहते हैं। अब आएंगे हम डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग में। पहले आप इसका पिक्चर देख लो, आपको जो ज़्यादातर चीज़ें हैं वो आपको खुद ही समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो अब इसको अगर हम पढ़ने जाएं तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, द कस्टमर बिकम्स अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट सर्विस ऑफर्ड थ्रू नॉन पर्सनल मीडिया। कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट के बारे में नॉन पर्सनल मीडिया से पता चलता है, जैसे कि हो गया मेल, आपने किसी को मेल भेजा, किसी ने आपका कैटलॉग देखा, आपने फ़ोन के थ्रू बताया, आप टेलीविजन पे बताया, जैसे कि मुझे नहीं पता अभी वो चैनल है कि नहीं, होम शॉप 18 करके, जब मैं छोटी थी मैं टीवी देखती थी तब वो चैनल आता था। और द इंटरनेट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। और इंटरनेट के थ्रू अगर आपको कोई चीज़ के बारे में पता चला तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। इट इंक्लूड्स, और डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग में क्या होता है, लोगों का वहाँ से डायरेक्ट रिस्पॉन्स आता है। बेसिकली आप मार्केटिंग कर रहे हो किसी चीज़ की, डायरेक्टली वहाँ से आपको रिस्पॉन्स मिलता है कि भाई कंज्यूमर इसको परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे। इट इंक्लूड्स वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द कंज्यूमर लाइक मेल ऑर्डर रिटेलिंग। इन रिटेलिंग कंज्यूमर डेटाबेस इज यूज्ड टू डेवलप टारगेट कैटलॉग्स टू कस्टमर। आपने देखा होगा, आप किसी भी मतलब अगर आपने कहीं कोई वेबसाइट हो, कुछ भी हो, अगर आप आजकल कुछ भी करते हो तो वो लोग आपसे आपका मेल मांगेंगे, पासवर्ड मांगेंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, उन मेल्स को संभाल के रख लेते हैं। और फ्यूचर में अगर वो लोग कुछ और बनाते हैं, कुछ नया करते हैं, तो आपको वो लोग पूरा मेल का ग्रुप बना लेते हैं, उनके पास एक डेटाबेस हो जाता है और अपने नए प्रोडक्ट के बारे में या फिर अपनी नई सर्विस के बारे में वो आप लोगों को मेल के थ्रू बताते हैं। वो एक डेटाबेस तैयार कर रहे होते हैं बेसिकली। टेलीविजन शॉपिंग पे अगर हम देखें तो ये भी एक काइंड ऑफ रिटेलिंग है। द प्रोडक्ट इज प्रमोटेड ऑन टेलीविजन विद द प्रोडक्ट फीचर्स, प्राइस एंड गारंटी ऑन वारंटी। जो प्रोडक्ट होता है वो टेलीविजन पे प्रमोट किया जाता है, वहाँ पे आपको बताया जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट के फीचर क्या है, इसका प्राइस कितना है, गारंटी मिलेगी कि नहीं, वारंटी मिलेगी कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ से बताई जाती हैं। फ़ोन नंबर्स आर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट सिटीज़ वेयर द प्रोडक्ट्स कैन बी ऑर्डर्ड फ्रॉम। आपने ये न्यूज़ चैनल्स पे बहुत देखा होगा, कोई आयुर्वेदिक दवाई आ रही है या फिर कोई भी जो चीज़ें होती हैं जो कैसे टीवी में बिकती हैं, तो अलग आप इस सिटी में रहते हो तो इस नंबर पर कॉल लगाओ, इस सिटी पर रहते हो तो इस नंबर पर कॉल लगाओ, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल टेली ब्रांड्स
प्रोग्राम विच यूजुअली प्रेजेंट्स फिटनेस एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। तो वो लोग बताते रहते हैं ना, एक ब्रांड है ये टेली ब्रांड, तो वो लोग फिटनेस की चीज़ें या फिर हेल्थ प्रोडक्ट्स अगर बताते हैं तो वो बताते हैं कि भाई अगर आप इस सिटी में रहते हो तो इस नंबर पे कॉल करो। अब आएंगे ई शॉपिंग पे। ई शॉपिंग में क्या होता है, ये जो फॉर्मेट है ना, ये कंज्यूमर को या कस्टमर को बेसिकली ये अलाउ करता है कि आप अपने घर पे ही बैठ के कंफर्टेबली किसी भी वेबसाइट के थ्रू इंटरनेट को यूज़ करके आप कोई भी सामान मंगा सकते हो जो कि ऑनलाइन पेमेंट के बाद डिलीवर हो जाता है। जैसे आप भी कई सारी चीज़ें मंगाते रहते होगे, अमेजोन, मिंत्रा, फेसबुक वगैरह, फेसबुक नहीं, फ्लिपकार्ट से। टेली मार्केटिंग, तो भाई टेली मार्केटिंग जो होता है एक कम्युनिकेशन करने का तरीका है कस्टमर के साथ। हम लोग फ़ोन पे बात करते हैं, मतलब कई बार आपको भी ऐसे फालतू के फ़ोन आते रहते होंगे, कोई इंश्योरेंस खरीद लो, ये प्रोडक्ट है इसको खरीद लो। भाई साहब मैं आपको सच बता रही हूँ, एक लिटरली मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने उनको कितनी बार मना कर दिया कि भाई मुझे आरओ नहीं लगवाना या फिर मुझे मेरे आरओ की सर्विस नहीं करवानी, बिकॉज मेरे घर में आरओ नहीं है। वो फिर भी मेरे को फ़ोन करती है कि आरओ की सर्विस करवा लो, आरओ खरीद लो। मैं उसको कम से कम नहीं तो 10-15 बार मना कर चुकी हूँ, कोई ना कोई फिर से कॉल कर देता है, पता नहीं क्यों। द कंपनी एग्जीक्यूटिव कॉन्टैक्ट्स कस्टमर्स एट अ टाइम दैट इज कन्वीनियंट टू देम। अब जो कंपनी एग्जीक्यूटिव होते हैं वो कस्टमर को कॉन्टैक्ट करते हैं कन्वीनियंट, जिस टाइम पे वो फ्री हैं, ताकि उनको पता चल पाए कि भाई अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रमोट करते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं। मोस्ट कंपनीज गिव देयर टोल फ्री नंबर्स फॉर कस्टमर्स टू कॉन्टैक्ट देम। अब कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जो कस्टमर्स को अपने टोल फ्री नंबर भी दे देती हैं कि अगर आपको फ्यूचर में हमसे कॉन्टैक्ट करना तो आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल बैंक सेलिंग क्रेडिट कार्ड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सीकिंग एडमिशन्स। तो ऐसे बहुत सारे कॉल आते रहते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन है, एडमिशन ले लो, फलाना ढिकाना। तो ऐसा चीज़ें होती रहती हैं।